हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हमारे इस एसएससी सीजीएल 2022 की प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जीएस के सेक्शन का हम डिस्कशन कर रहे थे और जो कंबाइंड आपकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पिछली जितनी भी हमने वीडियोस करी हैं उनको भी देख पाओगे। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप यहाँ पर जाकर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है। अब देखो, आप लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर अगर अपना थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, अपने आसपास में सुनने वाली न्यूज़ के ऊपर इन चीज़ों को फोकसफुली देखते हैं, तो आपको इनके बारे में रेगुलरली सुनने के लिए मिलता रहता होगा। एक बहुत बड़ा नाम है इनका लवलीना बुर्गोहेन। बहुत रेगुलरली ये आपकी न्यूज़ के अंदर रहती हैं। इनका और बड़ा पद हो गया था आपके 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है तो ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने जीता था कौन सा मेडल? इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। ठीक है, और ये आपकी कौन सी खेल से संबंधित थी? इसी आपके बॉक्सिंग से संबंधित थी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है लवलीना बोरगोहेन से कि ये आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से एसोसिएटेड है लवलीना बोरगोहेन जी। 23 साल की उम्र के अंदर इन्होंने इस ओलंपिक के अंदर अपने आप को इस मेडल के खिताब को हासिल कराया। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? एक और नाम जैसे ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिया गया है अर्चना कामत का। देखो, ये बहुत बड़ा नाम है आपका टेबल टेनिस से संबंधित। मतलब टेबल टेनिस से बहुत बड़ा नाम तो नहीं मैं बोल सकता, बट हाँ, उभरता हुआ नाम आप इनको ज़रूर बोल सकते हैं। तो ये कर्नाटका की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीटी यानी कि टेबल टेनिस डिस्टिंक्शन के अंदर अपना नाम हासिल किया था। ठीक है, 2014 के अंदर आई थिंक इनको भारत की जो टेबल टेनिस टीम है उसके अंदर शामिल भी किया गया था। तो ये आपकी रही अर्चना कामत जी। इसके बाद हम आते हैं हिमा दास के ऊपर। सभी ने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम। इनको एक टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल किसका किसका है? ये है आपका धिंग एक्सप्रेस का। ठीक है, इनको दिंग एक्सप्रेस भी बुलाया जाता है और ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी एथलेटिक्स जिसमें कि ट्रैक रनिंग के अंदर ये अपना पार्टिसिपेशन रखती हैं। नाम है हिमा दास। इसके अलावा इनको डीएसपी भी बनाया गया था। ठीक है, डीएसपी इनको बनाया गया था कहाँ का? असम पुलिस का। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर आप खेल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो जनरली आप देखोगे कि लोगों को उनके राज्य सरकार कुछ ना कुछ बना ही देती है। इसके अलावा हिमा दास को लेकर एक और अगर आप चीज़ याद रख सकें, तो 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। तो उसको लेकर इनका रेगुलरली नाम आपका बना रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी मनिका बत्रा के नाम के ऊपर। आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, वहाँ पर भी इनका आपको टीटी यानी कि टेबल टेनिस से ही एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 का इनको दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से खेल से संबंधित है। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार जीता? फॉलोइंग इंडियन म्यूजिकल डायरेक्टर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब जीत रहे हैं एम्स्टर्डम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 2022 के अंदर आयोजन कराया गया। अब देखो यार, हर साल जैसे कि इस साल के यानी कि 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हो, इम्पोर्टेंट ऑनर्स हो, ये हमें पता होने चाहिए। आपके इसी वाईटी के ऊपर मैं रेगुलरली आपको अवार्ड्स की मंथली वाइज क्लासेस करा रहा हूँ। तो ये आपका 2022 की न्यूज़ है। एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर भारत के किस म्यूजिकल डायरेक्टर को ये अवार्ड दिया गया था? तो ये आपको याद रखना है, इलैयाराज। ये बड़ा नाम है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका तमिल एंड हिंदी, इन दोनों लैंग्वेज में इन्होंने कॉम्पोजिशन अपना दिया है, बट मेनली यानी कि मुख्य जो इनका योगदान रहता है वो तमिल इंडस्ट्री के अंदर रहता है। इलैयाराजा इनका नाम है और इनको ये अवार्ड दिया गया था और इनको म्यूजिकल जीनियस के नाम से भी यहाँ पर कई जगह पर आप इनको रेफर करते हुए देखोगे। ए आर रहमान का अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो देखो, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत बड़े सॉन्ग राइटर, सिंगर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और तमिल और हिंदी
इन दोनों के अंदर आप मिस्टर ए आर रहमान को इन्वॉल्व देखोगे, रेगुलरली आप इनके गानों को आपका आते हुए देखते हो। पद्म भूषण अवार्ड इनको ऑलरेडी दिया जा चुका है और भी अलग अलग अवार्ड इनके द्वारा रेगुलरली इनको दिए गए हैं। तो ए आर रहमान के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2015 में योजना आयोग को किसके साथ बदल दिया गया था। इन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विद व्हाट। आप बताओ, आप में से किसी को क्या इसके बारे में नहीं पता होगा? यार सभी को पता है, मोस्टली सभी लोगों को पता है। आपको एक नाम नजर आता है जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 का वो टाइम जब आपकी ये नीति आयोग, और एक और चीज याद रखिएगा, नीति आयोग कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आपकी नीति आयोग से बनती है कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम। तो जो भी भारतीय सरकार होती है, उनकी पॉलिसी इनपुट्स या फिर उनको डायरेक्शन देने के लिए जो मुख्य थिंक टैंक होता है, थिंक टैंक यानी कि क्या क्या करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है, हमारी नीति किस प्रकार से होनी चाहिए, वो सब। तो नीति आयोग के फॉर्मेशन की डेट हमने जान ली है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको देश की राजधानी नई दिल्ली आंसर याद रखना है। करंट चेयरमैन के बारे में पूछा जाएगा तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं देश के, ठीक है। अच्छा, इसमें सीईओ और याद रख लीजिएगा आप। नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये हैं आपके बी वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो सीईओ भी एक याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक देखो यहाँ पर आपको कमेटी का नाम दिया गया है, वो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होती है ये? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वहां पर आप एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए पाते हैं आरबीआई को कि वो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, यानी कि जो भी खर्चा पर्चा होगा, उसके अंदर आपकी पॉलिसी तैयार करेगी आरबीआई, जिसको ये अधिकार दिया गया होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी जाती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो भी आपका ग्रोथ है देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखने के लिए ये यहाँ पर अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को मैनिपुलेट करने का काम करते रहता है। इसके बाद एक आपको यहाँ पर दिया गया है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी वैधानिक निकाय है, या फिर आप इसको स्टैच्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी बोल दीजिएगा, मतलब आपका एक वैधानिक निकाय है। एक एक्ट आया था आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002, ये याद रखिएगा, जब इसको आपका हमारे देश के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक आपको दिया गया है NAFBFID। ये क्या है भाई? ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो जो नेशनल बैंकिंग फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी देखरेख करने का काम करता है, वो आपका यही करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र इससे इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको इन 4 विकल्प में से नाम बताना है जिसका केमिकल फॉर्मूला इन्होंने आपको दे रखा है, और इसको आप परफ्यूम, फ्रेग्रेंस और एक सॉल्वेंट के रूप में भी यूज करते हैं। पहली चीज कि केमिकल फॉर्मूलाज। अब देखो केमिस्ट्री क्या करता है ना, केमिस्ट्री के अंदर आपको मल्टीपल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ढूंढते रहना, उसमें हमें कोई दिक्कत तो ऐसी आती नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे सिंथेटिक सेंट्स की बात करते हैं जो कि आपके मार्केट के अंदर प्रचलन में रहते हैं, तो उनको ना आपकी अलग अलग एजेंसी डायरेक्शंस देती रहती हैं कि भाई इसको इस मात्रा में यूज़ करना है, इसको इस मात्रा में यूज़ करना है। तो ये है आपका एनिसोल, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप सीधे सीधे भी याद रख लीजिएगा, जो कि आपका रेगुलरली चर्चा में रहता है। और फूडों की बात करें या फिर परफ्यूम को फ्लेवर देने की बात करें, उन सभी के अंदर इसका जनरली आप लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, या फिर इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। एक आपको देखो यहाँ पर वर्ड दिया गया है टोल्यूइन। ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ही होता है, और इसके अंदर भी आपको एरोमेटिक फ्रेग्रेंस नजर आती है, लेकिन ये कलरलेस होता है और आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद आपको दिया गया है एसिडोफिनोन। ये क्या होता है? सिंपल वही एरोमेटिक कीटोन के रूप में आपको नजर आएगा। थिक लिक्विड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। रेजन और साइंस के अंदर भी ये आपका इस्तेमाल होता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला हमें देकर पूछा था, इसलिए हमें यहाँ पर एनिसोल क्लियरली यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद है आपका एनिलाइन। एनिलाइन क्या है? ये भी आपका एक एरोमेटिक अमाइन के रूप में नजर आता है, अमीनो ग्रुप से आपका संबंधित है।
इसको आप एनिलाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहता था? एनीसोल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किसी विशेष दिशा में क्या ही वेग होता है? वॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी? क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई वस्तु है, ये आपका मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड को यानी कि इसकी गति को मैं एक डायरेक्शन दे दूं कि ये इसकी डायरेक्शन है, तो स्पीड के साथ जब आप उसकी दिशा को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाती है आपकी वेलोसिटी। और यही आपसे पूछ रहे थे कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बचपन में आपको पढ़ाई जाती है, आप सभी को पता है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? अगर आपसे मैं त्वरण के बारे में पूछूं तो ये होता है आपकी वेलोसिटी चेंज की दर, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन होता है। एक आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर करी गई होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है आपके डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद डिस्टेंस के बारे में सभी को पता है, डिस्टेंस को लेकर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये एक्चुअल पाथ को दर्शाती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं करती है, ये पूरे पाथ को कवर करती है। अगर ये जो पाथ मैंने अभी कवर कराया है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछूंगा तो ये इसका क्या कहलाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस पूछूंगा तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बिरजू महाराज को 2012 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज जी का नाम आप बार बार अपने पेपर के अंदर आता हुआ देखेंगे। पहली चीज, बिरजू महाराज जी के बारे में हमें जाननी चाहिए, तो बिरजू महाराज जी का नाम आए ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए लखनऊ। और लखनऊ का कौन सा घराना? लखनऊ के घराने का नाम आप याद रखिएगा, कालका बिंददीन घराना, जो कि आपका कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है? कथक डांस फॉर्म से संबंधित है। इसके एक बहुत बड़े डांसर और परफॉर्मर के रूप में आपके बिरजू महाराज जी को जाना जाता है। बिरजू महाराज जी की बात करी जाए तो पद्म विभूषण इनको 1986 के अंदर मिला था, और अगर मैं आपसे 2012 की बात करूं, 2012 के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था हमारे बिरजू महाराज जी को। ठीक है, इसके बाद देखो एक आपको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, संगम कला अवार्ड। ये क्या है यार? ये एक्चुअली में मतलब एक ऑनर साइटेशन अवार्ड होता है जिसके अंदर लगभग आपको 20,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में आप सभी को पता है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर अपने आर्टिस्टिक और टेक्निकल एक्सेलेंस के अंदर जिसने भी जैसा भी योगदान दिया होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद मैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की बात करूंगा। म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, उन सभी के अंदर ये आपका अवार्ड अपने ओनर देता है। और 1 लाख तक के इसके अंदर आपको, 1 लाख नहीं 10 लाख तक के इसके अंदर आपको अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपके बाकी के अवार्ड के बारे में भी हमने जान लिया। बिरजू महाराज जी इसको 2012 में क्या दिया गया था वो हमसे पूछा था, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। अगला है, फिर से देखो आपका केमिस्ट्री से आ गया है, क्विक लाइम का। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। क्विक लाइम का आपका रहेगा CeO। यार ये बहुत ही रेगुलरली पूछे जाने वाले आपके रासायनिक सूत्र होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप कॉमनली किस नाम से पुकारते हैं? क्विक लाइम। या फिर एक और नाम दिया जाता है, कल को अगर वो नाम देकर पूछ ले जाए तो वहां घबरा मत जाना, बर्न्ट लाइम भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद अब देखो जो बाकी की चीजें इन्होंने दे रखी हैं, जैसे कि इन्होंने CaCl2 दे रखा है। ये क्या है? ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। और मतलब जो आपकी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये आपका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में आपकी जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम था। एक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको आप किस और नाम से जानते हैं? स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जनरली इस्तेमाल आप कहाँ पर देखते हैं? जैसे कि आपका सीवेज को ट्रीट करना हो, ठीक है, सीवेज को ट्रीटमेंट में करना हो, आपका फूड प्रोसेसिंग के अंदर करना हो, वहां पर ही आपका यूज होता है। ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। इसको आप किस नाम से जानते हैं? इसको आप नाम जानते हैं जिप्सम के नाम से। रेगुलरली आपने ये भी पेपर के अंदर आते हुए देखा होगा। ठीक है, तो सॉइल कंडीशनर के रूप में आपका ये जो भी आपकी सॉइल की स्ट्रक्चर होती है उसको इनहेंस करने का काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आप याद रखना चाहें तो
जैसे कि एक एक आपने सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ सिर्फ, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका बेकिंग सोडा कहलाता है। एक होता है आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका नाम दिया जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा आपका आता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस उसको बोल देते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, रेगुलरली मैं बताता रहूंगा, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये पूछ रहे हैं कि 1943 और 63 के बीच भारत में कौन सी सड़क योजना सड़क विकास कार्यक्रम के लिए पहला प्रयास था। भाई मैं रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि 1943 से 1963 के बीच में हमारा एक रोड प्लान था, और ये पहला रोड प्लान था। तो पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए, 20 साल का ये रोड डेवलपमेंट प्लान था, इसको आपका जाना जाता है नागपुर रोड प्लान के नाम से। इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे सीधे पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1943, जैसे कि आपने ऊपर भी लिखा हुआ देखा था, 1943 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कन्वीन कराती है कॉन्फ्रेंस के भी, जितने भी चीफ इंजीनियर्स हैं नागपुर के अंदर, वो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन रोड प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, एक आपको यहाँ पर उन्होंने बॉम्बे रोड प्लान के बारे में भी दिया गया है, ये आपका बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1961 से लेकर 1981 के बीच में आपकी रोड डेवलपमेंट को लेकर एक प्लान था। लखनऊ रोड प्लान की बात करें तो 1981 से लेकर 2001 के बीच में आपका ये एक लखनऊ रोड प्लान के रूप में जाना गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अगस्त 2022। अब यार देखो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, उसका नाम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे 2030 के अंदर मुख्य योजनाएं या फिर आपकी स्कीम्स की बात करें, मेरे इसी वाईटी के ऊपर मैं मंथली वाइज आपको स्कीम्स और योजनाएं कराता हूँ, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो स्माइल 75 के आपसे इनिशिएटिव को लेकर इनसे पूछा गया। पहले तो इसका नाम याद रखिएगा, स्माइल 75 इनिशिएटिव है। ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संबंध में लेकर आने वाला एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। उद्देश्य को लेकर ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बात होती है टू मेक आर सिटीज और टाउन्स एंड म्युनिसिपल एरियाज बैगिंग फ्री, यानी कि उनको भिक्षा मुक्त बनाना। स्माइल 75। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको अब जानने की ज़रूरत भी नहीं है, और इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट भी है। बट मैं आपसे कहूँगा कि आपकी करंट आसपास जो योजनाएं आई हैं, स्कीम्स आई हैं, उनको रिलेटेड आपको ज़रूर देखना है। संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं, तो 73rd और 74th पार्लियामेंट के द्वारा ये आपके अमेंडमेंट पास हुए कब? 1992 के अंदर। बहुत ही जर्नलाइज सा ये आपका सवाल था। जब मैं 73rd में आपके अमेंडमेंट की बात करता हूँ ना, तो इसके अंदर आपको देखो कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक नया पार्ट ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर। कौन सा पार्ट था? ये था हमारा पार्ट नंबर 9। ठीक है, इस पार्ट को आपके इस 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। समझ रहे हो? इसके अलावा और क्या चीज़ ऐड हुई? इसके अलावा हमारे संविधान के अंदर 11th शेड्यूल को ऐड किया गया, यानी कि 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। इससे संबंधित है ये आपका 73वां अमेंडमेंट। यहाँ पर बात होती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा को यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया ये जो ग्राम सभा होगी, ये पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पंचायत राज सिस्टम, इसका ये क्या होगा? एक तरीके से फाउंडेशन रखेगा। ठीक है, एक 3 टियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 टियर इन्होंने एक डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश करी आपके लोकल लेवल पर, जिसमें कि आपकी लोकल गवर्नमेंट, रूरल को कॉन्स्टिट्यूशनली एंटिटीज बनाने की यहाँ पर कोशिश करी। अगर मैं 74th आपके अमेंडमेंट की बात करूँ, तो ये क्या है? ये बात करता है आपके भाग नंबर
9 के सब क्लॉज ए से, जिसके अंदर आपकी म्युनिसिपैलिटीज को स्थान दिया गया। मुनिसिपैलिटीज। और इसके आर्टिकल्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। 243 पी से 243 जेड जी तक के आर्टिकल प्रोविजंस इसके अंदर आपके रखे गए। इलेक्शंस कैसे होंगे, क्या होगा, रेजोल्यूशंस कैसे होगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बहुत था। बट आपको याद रखना था कि 73rd और 74th में संवैधानिक संशोधन हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए 1992 में। आ गया ये। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? पहली चीज, आपको ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं, इनके देखो यार, आपको ऐसे बड़े बड़े नामों के बारे में पता होना चाहिए। आपसे पहले नाम दिया गया रोशन कुमारी, तो पहले तो आप इसका आंसर याद रख लीजिएगा, कथक से आपके ये संबंधित है। अब कल को इसी को घुमाकर पूछ ले जाएगा कि बताइए दिए गए विकल्प में से कथक से कौन संबंधित है, तो वहां पर आपको इनका नाम अब याद रखना है। ऐसे सवालों को छोटी छोटी डायरी के अंदर आप लिख लिया करो, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करता है। आपका, अगर मैं इनसे बात करूं आपकी रोशन कुमारी से, तो ये आपके जयपुर घराना के डिवोटी के रूप में देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, जयपुर घराना से ये आपके संबंधित है। और मैंने आपको इनका एक और नाम बताया था रोशन कुमारी जी का, इसी 2022 के अंदर पूछा गया था कि इनका नाम इसलिए था कि इन्होंने एक कला केंद्र है, कला केंद्र का नाम क्या है? मुंबईज नृत्य कला केंद्र, इसकी शुरुआत करी थी। तो चर्चाओं में थे ये, कथक के काफ़ी बड़े डिवोटी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उड़ीसी की बात करूं तो उड़ीसा से संबंधित आपका एक इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम की बात करूं, तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है आपका, हमारे देश के क्लासिकल डांसेस के अंदर अपना योगदान रखता है। कथकली की बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे देश के केरला राज्य से संबंधित है, जो कि अपने आप में एक स्टोरी प्ले के रूप में नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि शेर ए गुल फरोशा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? शेर ए गुल फरोशा फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच ऑफ दीज गिवन फॉर ऑप्शंस? देखो मतलब अभी इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो, अगर मैं दूसरा नाम लूं तो जितने भी दिल्ली वाले ना सब समझ जाएंगे। फूल वालों की सैर, इस नाम को देखकर ही दिल्ली वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये वाला आपका नाम सेलिब्रेट होता है बहुत रेगुलरली। 1857 से रेगुलरली ये आपका ऐड होता है, हिंदू मुसलमान दोनों इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको स्टार्ट किसके द्वारा कराया गया था? 1812 के अंदर कराया गया था। उस टाइम का जो मुगल एम्परर हुआ करता था, नाम क्या था उसका? अकबर द्वितीय। इसने इसको शुरू किया था, समझ रहे हो? अकबर द्वितीय की बात हो रही है, तो देखो 18वें मुगल एम्परर के रूप में भाई साहब जाने जाते हैं हमारे देश के अंदर। और पूछा जाएगा कि किसका बेटा था, यानी किसके पापा का नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो उसमें कौन नजर आएगा आपको? शाह आलम द्वितीय नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कहाँ और कब आयोजित होगा? फोर्थ एडिशन विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स आयोजन करा जाएगा कहाँ पर? मैंने अपनी पिछली आपकी ऐसे इसी मतलब 2022 के जीएस के सॉल्यूशन सीरीज के अंदर बताया था कि आपका 2024 के अंदर कराया जाएगा, और आपका गंगवाओं के अंदर कराया जाएगा, जो कि कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा? साउथ कोरिया के अंदर। यहाँ पर इसका आयोजन कराया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भी 2026 के कहाँ पर आयोजन कराए जाएंगे, तो वो भी याद रखिएगा, वो आपके इटली के अंदर आयोजन कराए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि 2022 का कहाँ पर कराया गया, तो 2022 का कराया गया आपका बीजिंग, चाइना। ये संबंधित बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। यार सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। लीस्ट पॉपुलेशन करके पूछा है इन्होंने। ये 2011 के सेंसस डेटा पर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर मैं आपको डाल दूंगा, जिसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको किसको याद रखना है, आपके सिक्किम को याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ऊपर कौन था, तो उसमें यूपी था फर्स्ट नंबर पे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पर आता है। तो ऐसे छोटे छोटे आपको याद रखने ज़रूरी हैं। आपसे सेक्स रेशो के बारे में पूछा जाए, सेक्स रेशो क्या होता है, जहाँ पर आप बात कर रहे होते हो पर 1000 मेल्स के काउंट में आपकी कितनी महिलाएं नजर आती हैं। तो हरियाणा राज्य इसमें सबसे लोएस्ट पर रहता है। हरियाणा इज एट दी लोएस्ट बॉटम पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का है, तो उसमें आपको बिहार राज्य नज़र आ जाएगा। ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पर लिख दूँ, ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है हमारे देश का, 74% था। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मोस्ट अर्बनाइज्ड मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है हमारे देश के अंदर, तो उसमें आपको गोवा याद रखना है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये मैं एक वीडियो बना दूंगा इसी यूट्यूब के ऊपर, वो आपको हेल्प कर देंगे 2011 से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे। दादा भाई नेहरू की बात कर लेते हैं। ये क्या थे इन चार विकल्प में से? यार सभी लोगों को नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सभी लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन प्रोफेशन क्या था इसको लेकर बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो देखो, एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है या फिर बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नेहरू जी को। लंदन से इनका एसोसिएशन था, यानी कि इनके बिजनेस का काफ़ी बड़ा एसोसिएशन था। और इनको लेकर आपके फैक्ट के रूप में अगर पूछूं तो दादा भाई नेहरू जी को लेकर, तो ये आपके फर्स्ट एशियन बने थे जो कि आपके ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ रहे हो? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ही कब गए थे, अगर टाइम पूछ ले जाए 1892 का, ये टाइम आपको याद रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडेशन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में 1886 का टाइम हो, 1893 हो, 1906 हो, इन पदों पर भी ये काम कर चुके थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी, वो बुक को लेकर बहुत सवाल पूछा जाता है दादा भाई नेहरू जी का। उसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी मुख्य पुस्तक है जिसको रेगुलरली लेकर ये आपका पूछता रहता है। दादा भाई नेहरू जी को लेकर एक और आपका फैक्ट बनता है, और वो फैक्ट क्या है? इनको बोला जाता है आपका इंडियन ग्लैड स्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो सभी ने सुना होगा, इंडियन ग्लैंड स्टोन भी आप याद रखिएगा, कभी कल को पूछ ले जाए तो आप वहां पर घबराए ना। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटी कर किसके रूप में लिया जाता था? चोल डायनेस्टी से मिलने वाली इंस्क्रिप्शन से मेंशन्ड आपके वेटी टेक्स्ट का जो आपका कलेक्शन है वो किससे लिया जाता था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। जब कभी भी वेटी टेक्स्ट की बात होती है तो वेटी टेक्स्ट का आप मेंशन देखते हैं चोलाज के इंस्क्रिप्शंस के अंदर, और इसको आपका संबंध रखा जाता है फोर्स लेबर से, यानी कि जबरन श्रम से। ठीक है, फोर्स लेबर टैक्स आप इसको बोल दीजिएगा। कॉमन लोगों को यहाँ पर फोर्स करा जाता था कि भाई जाओगे आप वहाँ पर काम करोगे ही करोगे, इस प्रकार का ये आपका एक टैक्सेशन हुआ करता था इस टाइम पर। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इन चार विकल्प में से आपका करेक्ट है। पहला देखता है, वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स। पहला ही ठीक है भाई, पहला ही ठीक है, एक चक्रीय संसाधन है। अगर मैं आपसे पूछूं साइक्लिक रिसोर्स के बारे में तो ये आपका क्या होता है? A cyclic resource is what can be formed again and again। जिस तरीके से आप वाटर को साइक्लिक रिसोर्स की बात करें तो आप बार बार इसको फॉर्म होते हुए देखते हैं। सी, रिवर, ओशन एक्सेट्रा इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड से बारिश पड़ जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, बाकी के आपके मैं देखूंगा ही नहीं। पहला ही आपका करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री शेनसांग ने लगभग कितने वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? Chinese Buddhist pilgrim Xuanzang came to Indian subcontinent about
हाउ मेनी ईयर्स अगो? देखो पहली चीज़ कि आपको नाम याद पता चल गया इनका। एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क स्कॉलर ट्रैवलर के रूप में इनको जाना जाता है। 7th सेंचुरी से इनको आपका संबंधित पाया जाता है। 7th सेंचुरी से अगर आप इनको संबंधित पा रहे हो, तो आज से आप इनको कितने साल पहले देखोगे तो आप इनको कह दोगे कि सर ये तो लगभग 1400 साल पहले तक हमें नज़र आ जाएँगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। कई बार इनका ज़िक्र हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बनता है। वैसे इतना कन्फ्यूज़िंग था ये, आई नो। कई टाइम मतलब काफ़ी टाइम तक ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी ना, उसके अंदर इन्होंने स्टे किया था। इसी ने मतलब ज़ुआनज़ैंग ने, ठीक है? तो एक ही इस रूप में इनका काफ़ी नाम यहाँ पर यूज़ होता है। हर्षवर्धन के कोर्ट को विज़िट करने के लिए भी ये आपका जाने जाते हैं कि वहाँ पर इन्होंने विज़िट किया था। आगे आइए। अगला है किस तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटों के उदाहरण की पहचान कीजिए। बॉटम ऑफ अ पॉन्ड के अंदर पाए जाने वाले डिकम्पोजर्स का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर ढूंढना है, तो इन्हें कहा जाता है आपका फ्लैगिलेट्स। ठीक है, फ्लैगिलेट्स इन्हें कहा जाता है जब मैं आपके किसी भी पॉन्ड के बॉटम में पाए जाने वाले डिकम्पोजर्स के उदाहरण की बात करता हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मतलब किसके एग्जाम्पल होते हैं ये आपके फ्लैगिलेट्स, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ हो गया। अ, इसके एक एग्जाम्पल के रूप में आपका ये फ्लैगेटेल्स यूज़ होता है। सॉइल हो, फ्रेश वाटर हो, सी वाटर हो, उन सभी के अंदर आपको ये उनके बॉटम पार्ट में देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्प में से वो कौन सी चीज़ है जिसे लिखित नियमों का एक समूह के रूप में जाना जाता है, जो एक देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैं क्या ही ज्ञान दूं आपको। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक सेट ऑफ रिटन आपके नियम ही है ना, जिसको सभी लोगों को, देश के अंदर रहने वाले लोगों को आपका पालन करना होता है। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो ये आपको सभी को पता होगा कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमारा संविधान जाना जाता है। वर्ड्स को लेकर सवाल पूछ ले जाते हैं कि कितने शब्द हैं भाई हमारे संविधान के अंदर, तो ये आपको याद रखना है 145,000 वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। किस किस के बीच में हमारे देश का संविधान कंपोज किया गया था? 1947 से लेकर 1950 तक इसकी कॉम्पोजिशन करी गई थी। शुरुआती दौर में 345 95 इसके अंदर आर्टिकल्स थे, 8 इसके अंदर शेड्यूल्स थे, 22 इसके अंदर भाग थे। और ये आपका इफेक्ट के अंदर कब आया था? 26 जनवरी 1950 को ये आपका इफेक्ट के अंदर आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा ना, क्या होता है ई कॉमर्स? आपका वही है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जहां पर आप अपनी वस्तुओं को, सर्विसेज को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। तो कौन सी चीज इसका एग्जाम्पल नहीं है? क्या ये आपका कॉस्ट सेव और प्राइस रिडक्शन के अंदर हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, एडवांटेज है ये। लेट रिस्पॉन्स कस्टमर नीड्स, ये कोई एडवांटेज है ये? भाई ग्राहकों की ज़रूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, ये एडवांटेज है? ये बिल्कुल नहीं है यार। ये मतलब कैसा सवाल दिया इन्होंने, देखो। वाइडर चॉइसेस होती हैं लोगों के पास, बिल्कुल ही एडवांटेज है। कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होती हैं, ये एक एडवांटेज है। तो कौन सा एडवांटेज नहीं था? ये वाला एडवांटेज नहीं था। अब इसमें क्या ही आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ई कॉमर्स के एग्जाम्पल बता दो भाई, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे? आप इसमें ऑनलाइन टिकटिंग की बात करते हो, ऑनलाइन टिकटिंग की बात करते हो, ऑनलाइन टिकट वगैरह आप कब करना, इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हो। ये एग्जाम्पल है, मतलब इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए आप लोगों को कन्फ्यूजन, ठीक है। बाकी की ऑनलाइन सेलिंग हो, फंड्स या फिर डेटा को ट्रांसमिट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करना हो, वो सभी के सभी ई कॉमर्स के अंदर ही आपके आते हैं। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि एनसीजीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेरे इसी वाईटी के ऊपर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित आपको मैं रेगुलर वीडियो कराता रहा हूँ। 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की भी मैंने कराई है। पिछली साल की न्यूज़ है, सितंबर 2022 के अंदर डायरेक्टर जनरल नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस किसको नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके भरत लाल। ये आपको याद रखना है कि इनको यहाँ पर अपॉइंट करा गया था इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में।
आगे आइए यार। ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछता है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ये कंटेम्पररी था कौन से चोल राजा का? अब बताओ, इसको लेकर आप में से मुझे पता है कई सारे लोगों को दिक्कत आएंगी, लेकिन जब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी का और मैं राजेंद्र वन के समकालीन समय की जानकारियों को उठाकर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये दोनों समकालीन थे। कई सारे ऐसे टेम्पल्स को रेड किया था इसने, महमूद ऑफ गजनी ने, जो कि आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे ऐसे रीजन्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका आसान था, राजेंद्र वन आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये आपका अगला सवाल है, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया था? अगेन वही आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स करंट अफेयर का सवाल हो गया। इस साल की भी बातें मैं करूं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है। तो पिछले साल ही आपका उड़ान को दिया गया था, तो अप्रैल 2022 उड़ान स्कीम को सेलेक्ट किया गया पीएम अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये है आपका यार अंतिम सवाल आपकी इस शिफ्ट का। सुंदरबन डेल्टा घर है इन चार विकल्प में से किसका? रॉयल बंगाल टाइगर, किसी को कोई दिक्कत आएगी इसमें? रॉयल बंगाल टाइगर जो कि लार्जेस्ट टाइगर के रूप में पूरे विश्व में देखने के लिए मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा के अंदर आपके पाए जाते हैं। क्या है सुंदरबन डेल्टा? आपकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाला एक डेल्टा। ठीक है भाई, तो यार ये थी आपकी शिफ्ट, और अगली शिफ्ट के अंदर मिलेंगे। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके आप ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहाँ पर अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।